फ्रेंड्स। आज मैं आपको कुछ एक्टिविटीज़ बताऊंगा एंड ये एक्टिविटीज़ आपको कॉन्फिडेंट एंड मोटिवेटेड रखने में काफ़ी मदद करेगा और साथ में एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, बोर्डम इन सब चीज़ों को रिलीज़ करने में हेल्प करेगा बिकॉज़ ये एक्टिविटीज़ न्यूरोप्लास्टिसिटी के प्रिंसिपल्स पे आधारित है। ये एक्टिविटीज़ आपको अपने मानसिक संतुलन बनाए रखने में मदद करेगा और आप अपने ब्रेन को पॉजिटिव स्टेट में रख रख पाएंगे। तो ये एक्टिविटीज़ बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा न्यूरोप्लास्टिसिटी के बारे में बता दूं, क्योंकि ये एक्टिविटीज़ आपके अंदर न्यूरोप्लास्टिसिटी की संभावनाएं बढ़ाएगा और आपके सिक्स्थ सेंस को भी डेवलप करने में काफ़ी हेल्प करेगा। और अगर छोटे बच्चे इसे करेंगे तो उनके अंदर मिड ब्रेन एक्टिवेशन के चांसेस बढ़ जाएंगे। और छोटे बच्चे यानी किड्स अप टू 14 ईयर्स, अगर वो इसे करें इन एक्टिविटीज़ को तो उनके अंदर मिड ब्रेन एक्टिवेशन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्टिविटीज़ है। इसे करके आप स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन से तो बचे ही रह सकते हैं, साथ में आप अपने ब्रेन को और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। इम्प्रूव आपके ब्रेन में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। आप अपने इम्यून सिस्टम को भी बेहतर बना पाएंगे। तो इनके कई सारे फ़ायदे हैं। तो एक्टिविटीज़ जानने से पहले हम समझते हैं कि न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या है। और ये समझ जाइएगा तो हो सकता है कि आप अपने लिए खुद से कुछ एक्टिविटीज़ डिज़ाइन कर सकें और काफ़ी आसान हो जाएगा इन एक्टिविटीज़ को समझ के करना। तो न्यूरोप्लास्टिसिटी से तो सब न्यूरोप्लास्टिसिटी के पहले एक स्टेप होता है, दैट इज़ न्यूरोजेनेसिस। न्यूरोजेनेसिस मतलब हमारे ब्रेन में जो नए सेल्स डेवलप होते हैं उसे न्यूरोजेनेसिस कहते हैं। तो नए सेल्स के जन्म लेने की प्रक्रिया को न्यूरोजेनेसिस कहते हैं। ये सेल्स दो प्रकार के होते हैं, एक ग्लायल सेल्स और दूसरा न्यूरॉन्स। तो ग्लायल सेल्स सपोर्टिंग रोल में होता है और इनके भी कई दूसरे प्रकार होते हैं जो कि हमारे डिफरेंट ब्रेन के डिफरेंट फंक्शंस में सपोर्ट करते हैं। These supporting cells are essential to correct functioning of our brain, from insulation to the removal of the cell and blood flow regulation. Our brain normally would not function without them. They also play a very important part in neuroplasticity. तो इनका रोल ज़्यादातर सपोर्ट करना, फंक्शंस को सपोर्ट करने में होता है। दूसरा जो है न्यूरॉन्स, तो न्यूरॉन्स दे आर रिस्पॉन्सिबल टू पास ऑन इंफॉर्मेशंस एंड द शेप्स आर अनलाइक एनी अदर सेल्स इन आवर बॉडी। तो इनका शेप दूसरे सेल्स की तरह ही होता है और इनके एक एंड पे डेंड्रेटिक ब्रांचेस होते हैं और दूसरे एंड पे एक्सन टर्मिनल होता है, जैसे दूसरे सेल्स के होते हैं। तो ये डेंड्रेटिक ब्रांचेस जो है हमारे बॉडी में सेल्स के हमारे बॉडी में जो सेल्स हैं उनके डेंड्रिटिक ब्रांचेस जितना ज़्यादा ग्रो करता है, ये हमारे सेहत के लिए उतना ही अच्छा है। ये क्योंकि ये ज़्यादा कनेक्शंस डेवलप कर पाता है और जितना बेहतर और जितना ज़्यादा ये कनेक्शंस डेवलप कर पाएगा, हम फिज़िकली एंड मेंटली उतने ज़्यादा स्ट्रांग हो पाएंगे। हमारा इम्यून और स्ट्रांग हो पाएगा क्योंकि इनका काम है इंफॉर्मेशन देना न्यूरॉन्स का। तो हमारे बॉडी में सपोज़ किसी भी तरह का बैक्टीरिया या वायरस आता है, बाहर की कोई भी चीज़ हमारे बॉडी में आती है, तो सबसे पहले ये डेंड्रिटिक ब्रांचेस ही उनको आइडेंटिफाई करते हैं और फिर वो इन्फॉर्मेशंस उस रिस्पॉन्सिबल सेल्स को पहुंचाते हैं, इम्यून को पहुंचाते हैं, जो कि उनसे फिर फाइट करता है। तो ये जितना ज़्यादा बेहतर तरीके से आइडेंटिफाई कर सकेगा, ये हमारे फिर दूसरे जो सेल्स हैं
उनसे और बेहतर तरीके से फाइट कर पाएंगे। तो ये है न्यूरोजेनेसिस में दो तरह के सेल्स, ग्लियल सेल एंड न्यूरॉन्स। अब इसके आगे न्यूरोप्लास्टिसिटी, न्यूरोजेनेसिस के बाद जो है न्यूरोप्लास्टिसिटी की बारी आती है। तो न्यूरोप्लास्टिसिटी में हम 3 लेवल के चेंजेस देखते हैं। 3 लेवल की चेंजेस। द फर्स्ट वन इज़ केमिकल चेंज। अब ये केमिकल चेंज को थोड़ा अच्छे से समझिए, क्योंकि बहुत से लोग स्ट्रेस या डिप्रेशन से बचने के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं, और एक्टिविटी के बाद फिर उन्हें लगता है कि दे आर ऑन बैक टू द सेम पोजीशन, मतलब वो स्ट्रेस में ही है या डिप्रेशन में ही है। ऐसा क्यों होता है? तो केमिकल चेंज को जब आप समझ पाए जाएंगे तो फिर आपको समझ में आ जाएगा कि किसी एक्टिविटी के बाद हम फिर से दोबारा उसी जगह पे क्यों पहुंच जाते हैं। तो देखिए, केमिकल चेंज में क्या होता है कि हमारे कुछ एक्टिविटीज़ से हमारे ब्रेन में कुछ केमिकल रिलीज़ होते हैं। तो ये केमिकल जितनी जल्दी रिलीज़ होता है उतनी ही जल्दी डिसअपियर भी हो जाता है, और डिसअपियर हो गया तो फिर हम उसी जगह पे होते हैं। तो ऐसे ही एक केमिकल है डोपामाइन। तो डोपामाइन रिलीज़ होता है जब हम कुछ पहली बार करते हैं या कोई मज़ेदार काम करते हैं, तो हमारे ब्रेन से केमिकल रिलीज़ होता है डोपामाइन, और डोपामाइन जितनी जल्दी रिलीज़ होता है उतनी जल्दी वो डिसअपियर भी हो जाता है। और ये डोपामाइन जो है रिलीज़ होता है जब हम किसी तरह का प्लेज़र फील करते हैं। तो जब हम एक्टिविटी करते हैं, हमें मज़ा आता है, तो ये केमिकल रिलीज़ होता है, और जितनी जल्दी रिलीज़ होता है उतनी जल्दी डिसअपियर हो जाता है। इसी कारण से क्या होता है कि एक्टिविटीज़ करते समय मज़ा आया और उसके बाद फिर हम डिप्रेशन या स्ट्रेस में ही रहते हैं। ऐसे बहुत सारे केमिकल्स हैं, जैसे ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, इस तरह के कुछ केमिकल्स हमारे ब्रेन में रिलीज़ होते हैं हमारे कुछ एक्टिविटीज़ करने से, एंड दे आर नोन एज एंटी एंजाइटी और एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स ऑल्सो। तो ये है केमिकल चेंज। केमिकल चेंज से हम लॉन्ग टर्म इम्प्रूवमेंट की आशा नहीं रख सकते हैं, क्योंकि ये इमीडिएट होता है और वैसे ही डिसअपियर भी हो जाता है। सो दिस इज़ द फर्स्ट लेवल। तो हमें जो भी एक्टिविटीज़ करना है वो फर्स्ट लेवल से ऊपर जाके करना है। और इसका दूसरा लेवल जो है दैट इज़ स्ट्रक्चरल चेंज। स्ट्रक्चरल चेंज में क्या होता है कि जब आप किसी एक्टिविटी को बार बार दोहराते हैं तो हमारे ब्रेन में नए कनेक्शंस डेवलप होते हैं। नए कनेक्शंस डेवलप होते हैं कहने का मतलब है कि जो हमारे डेंड्रिटिक ब्रांचेस हैं वो दूसरे सेल के एक्सॉन टर्मिनल से जा कर के कनेक्शंस डेवलप करते हैं, और ये न्यूरोप्लास्टिसिटी का दूसरा लेवल है। ये हमारे लॉन्ग टर्म इम्प्रूवमेंट का सबसे बड़ा कारण होता है। इसी बार बार दोहराने की प्रक्रिया से हम कोई हैबिट या प्रोक्रास्टिनेशन को जन्म देते हैं। तो जब कनेक्शंस डेवलप हो जाता है तो हमारे अंदर वो हैबिट बन जाता है, मतलब फिर हम उस चीज़ को बेहतर तरीके से कर पाते हैं, या फिर टाल मटोल की या किसी भी तरह की आदत हो वो हमारे अंदर बन जाती है, या ये अपने मेमोरीज़ में भी बदलाव लाते हैं। तो स्ट्रक्चरल चेंज में टाइम लगता है, यह कुछ दिनों की प्रक्रिया नहीं होती है। स्ट्रक्चरल चेंज लाने के लिए आपको किसी एक्टिविटी को लंबे समय तक दोहराना पड़ता है, ये 1-2 दिन में नहीं हो सकता है। तो दिस इज़ स्ट्रक्चरल चेंज। और फिर स्ट्रक्चरल चेंज के बाद तीसरा जो चेंज होता है वो है फंक्शनल चेंज। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और यहीं पे हमें न्यूरोप्लास्टिसिटी को समझना है और उसको डिज़ाइन करके फिर हम अपने लिए मतलब एक्टिविटीज़ डिज़ाइन कर सकते हैं। फंक्शनल चेंज में क्या होता है कि there are many departments in our brain and they all are responsible for some functions in our body. तो अब हर सेल
को कुछ ना कुछ काम दिया गया है। तो यहाँ पे अगर आप थोड़ी गहराई में जाके सोचेंगे तो लगेगा यार ब्रेन के सेल्स को, ब्रेन को तो ऑलरेडी पहले से ही बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया हुआ है, उनको कुछ वर्क एलोकेटेड है, फिर इनमें क्या बदलाव ला सकते हैं। और तो इसको समझने की ज़रूरत है। फंक्शनल चेंज या प्रक्रिया जनरली आप तब देख सकते हैं, आपने देखा होगा या फिर, कि ब्रेन में कुछ सेल डैमेज हो जाए, जैसे स्ट्रोक्स। ब्रेन में स्ट्रोक्स किसी को अगर आपने देखा है कि ब्रेन स्ट्रोक आने के बाद उसके बॉडी का कोई एक पार्ट काम करना बंद कर देता है। तो सोचने वाली, समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि डैमेज हमारे ब्रेन सेल में हुआ है, बट मे बी शायद ये हाथ काम करना बंद कर दिया। हाथ को कोई नुकसान नहीं हुआ है, फिर भी हाथ काम नहीं कर रहा है। तो रीज़न रीज़न इज़, हम हमारे ब्रेन में जो सेल रिस्पॉन्सिबल था हमारे इन हाथों से कम्युनिकेट करने के लिए, वो अब कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है बिकॉज़ वो डैमेज हो गया है। तो इन हाथों में फिर सेंसेशन नहीं होता रहता है। लेकिन फिर आप जिनको ब्रेन स्ट्रोक लगा है, आप उसी व्यक्ति को एक लंबे अभ्यास या कुछ एक्सरसाइज के बाद देखते हैं कि उनके हाथों में सेंसेशंस लौटने लगते हैं और धीरे धीरे वो फिर हाथ काम करने लगता है। तो ये कैसे हुआ? तो देखिए यहाँ पे क्या है ना कि ब्रेन अपने आप को खुद से रीअरेंज कर लिया। हमारे ब्रेन में नए सेल्स डेवलप हुए, और वो जो एक्टिविटी, वो जो एक्सरसाइज वो इंसान कर रहा था, उससे उन सेल्स को हेल्प मिला कि उसे रास्ता कहाँ बनाना है। फिर हाथों से अ, उसे समझ में आया और उसने हाथों के से जाके कनेक्ट कर लिया, और फिर हाथों को फिर सेंसेशंस, इंफॉर्मेशंस मिलने लगे। तो इस तरह से जो है वो ब्रेन का रीअरेंजमेंट होता है। बट हम इन्हीं चीज़ों को अगर कुछ एक्टिविटीज़ खुद से डिज़ाइन करके करें, तो हम बॉडी के हर पार्ट पे मेंटली या फिज़िकली अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। हम कुछ एक्टिविटीज़ को लॉन्ग टर्म के लिए करें तो हम और बेहतर बन सकते हैं। अब ये जो प्रक्रिया है, बच्चा जो है स्कूल जाने के लिए रेडी होता है, घर से निकलता है, बस स्टॉप आके खड़ा हो जाता है, उसे स्कूल जाने का बिल्कुल मन नहीं है, लेकिन स्कूल जाना पड़ रहा है उसे। बस आती है, स्कूल बस पे वो बैठ जाता है, और कुछ दूर आगे जाने के बाद एक हेवी ट्रैफिक जाम में बस फंस जाती है। तो बच्चा खुश हो जाता है कि आज तो स्कूल से छुट्टी, स्कूल समय से नहीं पहुंच पाएंगे और फिर स्कूल से बच जाएंगे। बट उस बच्चे को नहीं मालूम है कि जो बस का ड्राइवर है, उस बस के ड्राइवर को एक दूसरा रास्ता भी पता है स्कूल तक पहुंचने का। तो बस का ड्राइवर बस को फिर उस रास्ते पे ले जाता है और बच्चे को उसके डेस्टिनेशन पे पहुंचा देता है। तो ऐसे ही कुछ होता है फंक्शनल चेंज में, कि हम जो एक्टिविटीज़ करते हैं, जो एक्टिविटीज़ हम करेंगे, दैट मीन्स बस हमें स्कूल के बस पे बैठ जाना है। बाकी जो हमारे ब्रेन में जो ऑटो पायलट है, जो ड्राइवर है, बाकी काम वो कर देगा कि कैसे कनेक्शंस डेवलप करना है, उसकी चिंता हमें नहीं करनी है। बस हमें एक्टिविटीज़ करना है, और बाकी फिर हमारा जो ब्रेन का ऑटो पायलट है वो ऑटोमेटिक उनसे कनेक्शंस डेवलप कर लेगा, और हम फिर अपने सेंसोरियल लेवल पे भी या इमोशनल लेवल पे भी काफ़ी स्ट्रांग हो जाएंगे। तो हमें अपने फीलिंग्स एंड इमोशंस के ऊपर कंट्रोल हो जाएगा। एंजाइटी, डिप्रेशन, बोर्डम, इन सब चीज़ों से तो हम छुटकारा पा ही जाएंगे। साथ में हमारा सिक्स्थ सेंस भी डेवलप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो रियल में ये एक्टिविटीज़ काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक्टिविटीज़। फर्स्ट एक्टिविटी इज़ बेली ब्रीदिंग। बेली ब्रीदिंग में क्या होता है कि आप को सांस, लंबा गहरा सांस लेना है धीरे धीरे,
और सांस लें तो पेट फूलना चाहिए, बाहर आना चाहिए, और फिर लंबा गहरा सांस धीरे धीरे छोड़ना है, और जब छोड़े तो पेट अंदर जाना चाहिए। तो दिस इज़ बेली ब्रीदिंग कि हवा सांस डायरेक्ट आपके पेट के अंदर जाना चाहिए, फिर पेट से ही बाहर आना चाहिए। दिस इज़ बेली ब्रीदिंग। दूसरा है अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम के ऐसे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, उनमें से एक है कि आपका बॉडी का जो पीएच लेवल है, आपका बॉडी एसिडिक है या अल्कलाइन है, जो भी है उसको बैलेंस करता है। तो आप फिर इससे आपका हेल्थ सेहत अच्छा रहेगा। तो दीज आर टू। एंड देन द सेकेंड वन इज़ मेडिटेशन। मेडिटेशन आप कम से कम आधा घंटा हर रोज़ करें। ये मैं अपने ट्रेनिंग्स में, हर ट्रेनिंग में स्ट्रांगली रेकमेंड करता हूँ। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स भी मैंने बताए हैं। तो मेडिटेशन, मेडिटेटिंग एटलीस्ट फॉर हाफ एन आवर अ डे। एंड देन थर्ड इज़ आप डू समथिंग विथ योर क्लोज्ड आइज़। आप आँखों को बंद करके कुछ काम कीजिए। आँखों को बंद करके आप बिस्तर सजा सकते हैं, आप अलमीरा सजा सकते हैं, कुछ भी वर्क करना है, डोंट सिट आइडियल। बेस्ट जगह मेरे हिसाब से अगर आप करना चाहें तो इज़ योर बाथरूम। बाथरूम में जाइए आँख बंद करके, और अनड्रेस से ड्रेस करके बाहर आने तक आँखों को बंद रखिए। वहाँ पे काफ़ी मौका मिलता है आपको कि साबुन कहाँ है, शैम्पू कहाँ है, शैम्पू है या फिर कंडीशनर है, ये स्मेल करके पता करने का। तो आँखों के अलावा, आँख जो है हमारा एक डोमिनेटिंग सेंस ऑर्गन है, उनको बंद करने के बाद आपके दूसरे सेंस ऑर्गन्स को और ज़्यादा वर्क करने का मौका मिलता है और वो डेवलप होते हैं। तो डू समथिंग विथ योर क्लोज्ड आइज at least for half an hour a day. Then next is writing with your non-dominant hand. For example, if I am a right-handed person, then for me my non-dominant hand is left hand. तो लेफ्ट हैंड से लिखने की कोशिश करना है एटलीस्ट फॉर 15 minutes a day. Then next is switch your hand while working, doing something. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कंघी राइट हैंड से करते हैं, देन स्टार्ट डूइंग इट विथ योर लेफ्ट हैंड। लाइक शर्ट का बटन लगाना है तो लेफ्ट हैंड का इस्तेमाल करना, शू लेसेस बांधने, इस तरह से बहुत सारे वर्क आप जो है हैंड स्विच करके, जो राइट से करते हैं वो लेफ़्ट से कीजिए, जो लेफ़्ट से करते हैं वो राइट से कीजिए। एंड देन नेक्स्ट एक्टिविटी, आप कुछ भी ज़ोर से पढ़िए। ज़ोर से मतलब बोल कर। घर में किसी को पार्टनर बना लीजिए और फिर उनके साथ पढ़िए, और पढ़ने के बाद फिर आपस में आप डिस्कस कर सकते हैं जो भी आपने पढ़ा है उसको। एंड देन नेक्स्ट एक्टिविटी यू कैन डू इज़ ईट समथिंग न्यू, लिसन समथिंग न्यू, वॉच समथिंग न्यू, और रीड समथिंग न्यू। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप जो कभी नहीं खाए हैं या फिर जो आपको पसंद नहीं है उसे खाने की कोशिश कीजिए। और देन कुछ नया पढ़िए, कुछ नया सुनिए। मे बी जो आपको पसंद ना हो, या फिर कोई ऐसा लैंग्वेज जो आप नहीं जानते हैं, तो वैसे लैंग्वेज को सुनने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। एंड देन यू कैन ट्राई आउट राइटिंग थेरेपी। राइटिंग थेरेपी क्या है? राइटिंग क्या है ना कि आपके ब्रेन का एक प्रिंट है। आप अंदर से क्या हैं, कैसे हैं, उसका एक प्रिंट है। आई एम अ ग्राफोलॉजिस्ट, तो मैं आपकी राइटिंग देखकर बता सकता हूँ आपकी पर्सनैलिटी को। जैसे कुंडली देखकर लोग आपके आपके बारे में बता देते हैं, वैसे राइटिंग देखकर मैं आपको आपके बारे में बता सकता हूँ। तो सिर्फ बता ही नहीं सकता हूँ, बल्कि ये सजेस्ट भी कर सकता हूँ कि आप किस चीज़ को कैसे लिखेंगे तो आपके अंदर क्या इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। तो राइटिंग थेरेपी इज़ अगेन वन ऑफ द बेस्ट एक्टिविटी। मुझे इस पे बहुत सारे फीडबैक मिलते रहते हैं कि
जो लोग भी प्रैक्टिस किए इसको, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ गया, सेल्फ स्टीम बढ़ गया, इरिटेशन ख़त्म हो गया, नाउ दे आर फीलिंग हैप्पी। और इस तरह के बहुत सारे फीडबैक्स मिलते रहते हैं। तो राइटिंग अगेन कैन बी वन ऑफ द बेस्ट एक्टिविटी जो आपको डिप्रेशन और एंजाइटी इन सब चीज़ों से छुटकारा दिला सकता है। तो these are some activities you can do every day, and mentally and physically दोनों ही लेवल पे, इमोशनल फीलिंग्स के लेवल पे भी ये जो है आपको काफ़ी हेल्प करेगा, इम्प्रूवमेंट लाएगा आपके अंदर।